नमस्ते बच्चों। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की 14वीं क्लास में हैं और आज हम दो प्रकार के प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पहले प्रकार का जो प्रश्न है उसमें ना तो कॉस्ट प्राइस दी जाएगी ना सेलिंग प्राइस दी जाएगी और फिर भी हमको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, बात समझे आप? ना तो कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं ना सेलिंग प्राइस दे रहे हैं, फिर भी हमको क्या पूछते हैं, ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का गेन या लॉस होगा, ये हमको निकालना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये है कि वहां हम दो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल को सेल करते हैं। मान लीजिए एक टेबल है और एक कुर्सी है। टेबल और कुर्सी को जब हमने पहली बार बेचा तो टेबल पे कुछ प्रतिशत का लाभ या हानि और कुर्सी पर कुछ प्रतिशत का लाभ या हानि। लेकिन जब दोबारा इसी टेबल कुर्सी को बेचते हैं तो इन पर मिलने लाभ हानि का प्रतिशत बदल जाता है। तो दो प्रकार की परिस्थितियां इस प्रकार से हम देखते हैं आज, है ना। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले पैटर्न का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। उसमें ना तो कॉस्ट प्राइस दिया जाएगा ना सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का गेन है या कितने प्रतिशत का लॉस है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बेहद सरल प्रश्न है। और जो पहले प्रकार का प्रश्न हम देख रहे हैं ये बेसिक क्वेश्चन ही मान के चलिए, और ये कई प्रकार से क्वेश्चन को बनाते हैं इनको। और आप क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं वो ये है कि 44 वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। ठीक है, देखो हम इस सवाल को दो प्रकार से बनाएंगे, दोनों ही प्रकार को लेके चलूंगा मैं हर क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं कि 44 वस्तु बेची हमने और 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हो रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा। तो इसको हम पहले थ्योरेटिकल वे में लें। देखो इसको हमने क्या किया, वो कहते हैं कि हमने 44 वस्तु बेची। जब हम वस्तु बेचते हैं तो वस्तु बेचने के बदले में हमको क्या मिलता है, जो पैसा मिलता है उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस में गेन भी होता है और कॉस्ट प्राइस दोनों ही शामिल होता है ना। क्योंकि होता क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। अब हमने 44 आर्टिकल को सेल किया, 44 वस्तु बेची, तो हमको पैसा कितना मिला होगा, 44 वस्तु की सेलिंग प्राइस। इसको हम लिख सकते हैं 44 वस्तु की सेलिंग प्राइस हमको मिली, और ये किसके बराबर होगी, 44 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी हमको प्रॉफिट हो रहा है वो। अब हमको प्रॉफिट कितना बोलते हैं, वो प्रॉफिट बोलते हैं 11 वस्तुओं की सीपी के बराबर हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हैं, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल, है ना, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल। तो 11 वस्तुओं की सीपी। ठीक है, पहले हम इस बात को अच्छे से समझ लें। हमने 44 आर्टिकल सेल किए, हमने 44 वस्तु बेची, तो अब वस्तु की सेलिंग प्राइस तो हमको पता नहीं है, ना ही वस्तु की कॉस्ट प्राइस हमको पता है। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु की सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 44 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस होगी 44 एसपी। तो ये 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 44 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में क्या होता है, क्रय मूल्य भी होता है और लाभ भी होता है। तो 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, सीपीओ 44 आर्टिकल प्लस गेन कितना है, गेन हमको दे रखा है सीपी ऑफ 11 आर्टिकल के बराबर। तो 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य। सबसे पहले आपको इस बात को समझ लेना है। तरीके इसके और भी हैं, लेकिन ये तरीके में ज्यादा फोकस करूंगा मैं, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन है जो इसी पैटर्न से बना पाओगे आप, है ना। तो अब आप देखो कि सीपी ऑफ 44 और सीपी ऑफ 11 आर्टिकल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 44 का जो एसपी है वो 55 की सीपी के बराबर हो गया। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55। तो सीपी के नीचे एसपी को ले जाएं तो सीपी बटे एसपी, ठीक है, और 5 बटे 4, 4 बटे 5। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हमारा क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 5, 4 का सामान 5 में बेच दिया तो हमें गेन हो रहा है, कितने परसेंट गेन हो रहा है, 1 रुपए का गेन हो रहा है। खरीद कितनी है, 4 की खरीद है, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया, 4 की खरीद पर। तो फिर हमारा आंसर कितना हुआ, आंसर हो गया हमारा 25%। तो इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हुआ 25%।
परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस अप्रोच को आप अच्छे से समझ लीजिए, तब जाके हम एक दूसरी अप्रोच पर काम करेंगे। जब हमने 44 वस्तु बेची, ध्यान से सुनिए, जब हमने 44 वस्तु बेची तो हमको पैसा कितना मिला होगा? 44 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हमको पैसा मिला होगा। तो ये जो पैसा मिल रहा है वो 44 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस जब जो होता है उसमें कॉस्ट भी शामिल होती है और गेन भी शामिल होता है। तो ये 44 का जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर होगा? 44 की कॉस्ट और गेन जो भी हो रहा है उसके बराबर होगा। तो ये 44 की कॉस्ट, अच्छा गेन कितना दे रहे हैं, प्रॉफिट कितना दे रहे हैं? 11 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? सीपी ऑफ 11 आर्टिकल के बराबर। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सीपी ऑफ 44, सीपी ऑफ 11 तो जुड़ के हो जाएगा सीपी ऑफ 55 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 44। 11 से काटा तो सीपी एसपी का रेशियो आ गया 4:5। इसका मतलब 4 का सामान हम 5 में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है 4 रुपए की खरीद पर, तो लाभ हमारा हुआ 25%। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे ढंग से लें तो क्या कर सकते हैं? तो देखो याद रखना, दूसरे ढंग से सवाल को जब लेंगे तो हम हमेशा उस पार्ट को 1 रुपया मान लेंगे जो हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट है। अब प्रॉफिट हमको कितना दे रहे हैं? 11 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं 1 रुपया। मेरी बात को आप ध्यान से देखना, हमें जब भी लाभ या हानि जिस फॉर्म में हो, लाभ या हानि इस पैटर्न के क्वेश्चन में है तो सीपी के फॉर्म में होगी या सेलिंग प्राइस के फॉर्म में होगी। तो अगर लाभ या हानि हमारी सीपी के फॉर्म में है तो हम सीपी को 1 मान लेंगे, और लाभ या हानि हमारी एसपी के फॉर्म में है तो हम एसपी को 1 मान लेंगे। याद रखना, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कभी मैं सीपी को 1 मानूंगा, कभी मैं एसपी को 1 मानूंगा। क्यों? तो दिमाग में रख लीजिए, जब लाभ या हानि जिस फॉर्म में हमको दिया जा रहा है, सीपी के फॉर्म में दे रहे हैं तो सीपी को 1 मानेंगे, एसपी के फॉर्म में दे रहे हैं तो हम एसपी को 1 मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो लाभ है सीपी के फॉर्म में, तो सीपी को हमने 1 मान लिया। अब आप सोचो कि आपने 1 रुपए की एक वस्तु लागत मूल्य क्या, एक वस्तु का लागत मूल्य 1 रुपया है, तो 44 वस्तु खरीदी आपने, तो 44 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होगी? 44 वस्तुओं की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? 44 रुपए। बात समझे आप? हाँ, आपने 44 वस्तु बेची हैं तो 44 वस्तु खरीदी भी तो होंगी, तो 44 वस्तुओं की कॉस्ट कितनी है? लागत कितनी आ रही है? 44 रुपए। अब जब इन 44 रुपए के सामान को आपने बेचा तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? जो प्रॉफिट है वो आपको कितना होगा? भाई एक वस्तु 1 रुपए की, तो 11 वस्तुओं की कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 11 रुपए का। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। मैंने क्वेश्चन में ये मान लिया कि एक माना कि एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी गई है, तो हम वस्तु कितनी खरीद के बेच रहे हैं? 44। तो 44 वस्तु कितने में खरीदी होंगी? 44 रुपए में। अच्छा, लाभ हमें कितना हुआ है? लाभ हुआ है हमें सीपी ऑफ 11 के बराबर। तो एक आर्टिकल की सीपी 1 रुपया है तो 11 आर्टिकल की सीपी 11 रुपया। इसका मतलब लाभ हमारा कितना है? 11 रुपये। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है गेन परसेंट निकालने के लिए। तो गेन परसेंट होगा 11 का लाभ 44 की खरीद पर, 11 का लाभ 44 की खरीद पर। ठीक है, तो 11 से 4 बार 44 कटा और 4 से 25 कट गया, 100 कट गया 25 बार, तो आंसर आ गया आपका 25%। ठीक, तो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। ये तो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन समझना हमको दोनों ही तरीके हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, आप क्वेश्चंस को बड़े ही सतर्क होकर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। अगला क्वेश्चन, 44 वस्तु बेची और 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। देखो, आप बेच कितना रहे हो? 44 वस्तुओं को। बेच कितना रहे हो? 44 वस्तुओं को, और लॉस हो रहा है 11 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। देखो, लॉस हमारा कितना है? 11 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो जब आपने 44 वस्तु बेची तो आपको पैसा कितना मिला? 44 के सेलिंग प्राइस के बराबर। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट माइनस लॉस। लॉस के केस में माइनस लॉस हो जाता है। ठीक है, तो
सेलिंग प्राइस 44 आर्टिकल की क्या होगी, सेलिंग प्राइस 44 आर्टिकल की, कॉस्ट प्राइस 44 आर्टिकल की क्या होगी, इंटू सी 44 इंटू सीपी। अच्छा लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हमको दे रखा है सीपी ऑफ 11 आर्टिकल, सीपी ऑफ 11 आर्टिकल। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब हमने 44 वस्तु बेची तो हमें पैसा इतना ही मिला होगा, 44 की सेलिंग प्राइस के बराबर। अच्छा 44 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 44 इंटू सी पी, माइनस लॉस कितना दे दिया है, 11 सीपी के बराबर हमको लॉस दिया है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। या आप ऐसा मान लो कि कॉस्ट प्राइस को हमने सीपी रुपए मान लिया और सेलिंग प्राइस को हमने एसपी रुपए मान लिया। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 44 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 44 सीपी होगा। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 44 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 44 इंटू एसपी होगा, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा लॉस कितना हो रहा है, 11 आर्टिकल के सीपी के बराबर, तो 11 सीपी आपका लॉस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 44 एसपी बराबर 44 में से 11 गया तो 33 सीपी, तो 11 चौक 44, 11 3 33, तो सीपी बटे एसपी बराबर 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि 4 रुपए में जो सामान खरीदा वो हमने 3 में बेच दिया, 1 रुपए कम में बेच दिया, तो हमको घाटा हो रहा है। तो घाटा कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, किस पर, 4 पर, इंटू 100%। तो आंसर आ गया 25%, आंसर हुआ 25%। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे ढंग से लें तो इस बार हमको एक क्या मानना होगा, इस बार हमको एक मानना होगा सीपी। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि गेन या लॉस जिस फॉर्म में हो उसको एक मान लेना है। पिछले क्वेश्चन में गेन हो रहा था सीपी के फॉर्म में, सीपी को एक माना। इस बार लॉस हो रहा है सीपी के फॉर्म में तो हम सीपी को एक मान लेते हैं। तो हमने कॉस्ट मान ली 1 रुपया, कॉस्ट मान ली 1 रुपया। तो आपने जब 44 सामान बेचे हैं तो 44 सामान बेचे हैं तो इसकी कॉस्ट कितनी आई होगी, इसकी कॉस्ट आई होगी 44 रुपए। ठीक है, और इस पर लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 11 की सीपी के बराबर, सीपी की वैल्यू 1 है इसलिए 11 रुपए का लॉस हो रहा है। बहुत छोटी सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। तो 44 रुपए का एक वस्तु 1 रुपए की खरीद रहे हैं तो 44 वस्तु 44 की खरीदेंगे, और एक वस्तु पे घाटा कितना हो रहा है, उन सब पे 11 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य 1 है, कॉस्ट प्राइस 1 है, तो 11 वस्तुओं पे घाटा 11 रुपए का हो जाएगा। हर वस्तु पे 1 रुपए का घाटा नहीं, जो ओवरऑल लॉस है वो 11 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस को 1 मान लिया इसलिए ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 11 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहाँ से आप लॉस परसेंट आप निकाल सकते हो। लॉस परसेंट होगा 11 का लॉस 44 पर इंटू 100%, है ना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 से काटा 25, तो आंसर हो गया 25%। ठीक है, तो पहला और दूसरा सवाल लगभग एक जैसे थे। पहले सवाल में गेन हो रहा था और दूसरे में लॉस हो रहा था। इन सवालों को आप कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि ये पहले 4 क्वेश्चन जो हैं ये मन से बनाए गए हैं आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न चालू होंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का तीसरा प्रश्न। फिर वही 44 वस्तु बेची, किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ए शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल बाय सेलिंग 44 आर्टिकल, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखो इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, आपने पढ़ा और आप समझ भी गए होंगे। 44 वस्तु ही बेच रहे हैं, लाभ भी हो रहा है, लेकिन पिछले 2 प्रश्नों में जो लाभ और हानि थे वो क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में थे, लेकिन इस प्रश्न में जो लाभ हानि है, ये जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस के फॉर्म में दिया है। तो ये एक फर्क है, इस फर्क को आप ध्यान दें। 44 वस्तु बेची और 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि जो लाभ है
जो लाभ है, जो लाभ है वो कितना है, वो 11 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये बात आप ध्यान दें, ठीक है। ये अंतर आ गया पिछले सवाल में। अब वस्तु 44 ही बेच रहे हो, है ना, वस्तु तो आपकी 44 ही है, तो 44 वस्तु बेची तो पैसा कितना मिला आपको, 44 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर पैसा मिला। अच्छा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। अब गेन कितना है, 11 की एसपी के बराबर, और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 44 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस होगी 44 इंटू सीपी। तो बच्चों इस इक्वेशन में तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, इसको आप जितना रिलैक्स होकर आराम से समझ सकते हैं समझ लीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लो ही है, हाई क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। तो हमने 44 वस्तु बेची, एक वस्तु एसपी रुपए की, तो 44 वस्तु 44 इंटू एसपी, इतना पैसा हमको मिल गया। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में कॉस्ट भी होती है गेन भी होता है। तो 44 का कॉस्ट कितना होगा 44 इंटू सीपी, और गेन कितना है 11 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 11 इंटू सीपी, ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस करते हैं, एसपी इधर आएगा, एसपी के पास तो 44 में से 11 घटेगा तो बचेगा 33, और ये कितना है 44, 11 3 33 और 11 चौक 44, तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर 3/4, सीपी बटे एसपी बराबर 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए में हमने जो सामान खरीदा वो हम 4 में बेच रहे हैं, तो यहाँ गेन हो रहा है, और गेन कितना है 1 रुपए का, 3 का सामान 4 में बेच दिया, इंटू 100%, तो आंसर आ गया 33.33%। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 33.33%, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच हमने लेके चला। अगर इसको आप तेजी से बनाएं तो आप ध्यान रखना कि पिछले 2 प्रश्न में जो हमको लाभ या हानि था वो कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में था, तो हम कॉस्ट प्राइस 1 मान रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस के फॉर्म में है, तो यहां पर बच्चों हम सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानेंगे। इस छोटी सी बात को आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन ये 3-4 सेकंड के अंदर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 1 रुपया, सेलिंग प्राइस ही 1 क्यों माना, कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं माना मैंने 1, लाभ चूंकि हमको सेलिंग प्राइस के फॉर्म में दे रहे हैं इसलिए हमने सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लिया। अब आप सोचो कि एक वस्तु 1 रुपए में आप बेच रहे हो, तो आपने सामान को बेचा कितने में, बेचा आपने इसका मतलब 44 रुपए में, बात समझे आप, आपने कुल मिला के सामान सेल किया 44 रुपए में। अच्छा, आपको लाभ कितना हो रहा है, आपको लाभ कितना हो रहा है, एक वस्तु 1 रुपए की बेच रहे हो तो 11 वस्तु 11, इसका मतलब आपको जो लाभ है वो 11 रुपए का है, बात समझे आप। तो 44 रुपए में बेचा और 11 रुपए आपने कमा भी लिए। अब आप सोचो कि 44 में आप बेचते हो और इस 44 में 11 रुपए आपका मुनाफा भी है लाभ भी है, इसका मतलब आपने सामान खरीदा कितने में होगा, आपने सामान खरीदा होगा 33 रुपए में, ठीक है। सोचने का काम है पूरा, इसमें कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, इन एयर बनाने वाला सवाल है, लिखने के लिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। तो 44 रुपए में बेचा, एक वस्तु 1 रुपए की बेच रहे हो तो 44 वस्तु बेचोगे 44 रुपए की। अच्छा, उसमें लाभ कितना हो रहा है 11 के विक्रय मूल्य के बराबर, एक का विक्रय मूल्य 1 मान लिया तो 11 का विक्रय मूल्य 11, तो 44 रुपए में बेचा 11 रुपए कमा भी लिए, इसका मतलब 44 रुपए में 11 रुपए तो प्रॉफिट है आपका, तो इसका मतलब बाकी का 33 रुपए क्या है, उसकी कॉस्ट है, लागत है, खरीदा है 33 में आपने। अब यहां पर निकालना हमको लाभ प्रतिशत है, यहां पर हमको क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, इंटू 100%। तो 11 3 33 और 3 से 100 में भाग दोगे तो आंसर हो गया 33.33%। तो क्वेश्चन का आंसर हुआ 33.33%। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कंसेप्ट तो आपके दिमाग में बन गया होगा, ये वाला भी बन गया होगा, ये भी बन गया होगा, और जो इस वीडियो को देख रहा है मैं दावे से बोल सकता हूं उसको यही कंसेप्ट पसंद आया होगा, आना भी चाहिए,
क्योंकि इसमें टाइम लगता ही नहीं है, 3 सेकंड के अंदर आप जवाब दे सकते हो। लेकिन ये कंसेप्ट भी हमको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और चौथा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और उसको करने के बाद हम ये मान लेंगे कि ये कंसेप्ट सब बच्चों के दिमाग में आ गया है। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, ये शुरुआत के 4 क्वेश्चन मैंने मन से बनाए हैं, केवल आपके दिमाग में कंसेप्ट को बिठाने के लिए। उसके बाद जो प्रश्न चालू होंगे वो परीक्षाओं के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 44 वस्तु बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में वो हमको लॉस दे रहे हैं। लॉस कितना दे रहे हैं? 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर जितनी राशि होगी वो हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये हमको लॉस दिया जा रहा है। अच्छा, फिर वही बात कि हमने 44 वस्तु को बेचा, तो हमको पैसा कितना मिला होगा? 44 के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो 44 का कॉस्ट प्राइस यही होगा। लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी, जब हमने 44 वस्तु बेची तो इतना पैसा मिला हमको। अब सेलिंग प्राइस में क्रय मूल्य होता है और हानि, तो क्रय मूल्य 44 का कितना होगा? 44 इंटू सीपी, और लॉस कितना है? 11 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस है। बाकी तो इक्वेशन बैलेंस करना है, तो ये एसपी को इधर लाएंगे तो 44 11 जुड़ के क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 44 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 11 5 55, 11 चौक 44, तो सीपी बटे एसपी, सीपी बटे एसपी बराबर ये हो जाएगा आपका 4/5/4, 5/4। ठीक है, तो 5 रुपए का सामान 4 रुपए में हमने बेच दिया, तो 1 रुपए का हमको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस कितना होगा? यहाँ पे लॉस परसेंट होगा। 1 का लॉस 5 की खरीद पर, कॉस्ट हमारी 5 है, तो आंसर आ गया 20% का लॉस। आंसर आ गया 20% का लॉस। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को नंबर्स के हिसाब से बनाते हैं। तो बच्चों इस बार सेलिंग प्राइस को 1 मानना होगा, क्योंकि लॉस हमको सेलिंग प्राइस के फॉर्म में है, तो हम सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 1 रुपया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, 44 बस कॉस्ट का तो पता ही नहीं है कि कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल कितने का है, तो कॉस्ट को छोड़ दो आप। आपने 44 आर्टिकल बेचे हैं, एक आर्टिकल 1 रुपये में बेच रहे हो, तो 44 आर्टिकल कितने के होंगे? तो हमने कुल मिला के 44 रुपये में सामान बेच दिया। अब यहां पर हमको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। हानि कितनी है? 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर। सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान लिया, तो 11 रुपए की हमको हानि हो गई। यहां पर हमको हानि कितनी हो गई? 11 रुपए की। 11 रुपए की हानि हो गई। तो 44 में बेचा, 11 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब यहां पर हमारी जो खरीद है, खरीद मूल्य है, वो कितना आ रहा होगा? 55 का। भाई 55 के सामान को 44 में बेचोगे तभी तो 11 का नुकसान होगा। 11 का तो नुकसान हो रहा है हमको। या 44 रुपए में बेच रहे हो, पता लगा भैया 11 रुपए कम रह गए हमारे पास, 11 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब 55 में बेचते तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, मतलब कॉस्ट हमारी कितनी है? 55 रुपए। अब हानि भी पता लग गई, कॉस्ट भी पता लग गई, तो आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो। लॉस परसेंट कितना होगा? 11 का लॉस 55 की खरीद पर इंटू 100%। 11 पंजे 55, 5 से काटोगे तो आंसर आ गया 20%। देखिए 20% है, तो आंसर हुआ 20%। तो पिछले 4 क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। ठीक है, और पैटर्न क्या है आप समझ ही गए हैं। ना तो हमको सीपी दे रहे हैं, ना हमको एसपी दे रहे हैं, रुपए में तो कोई जानकारी दी नहीं है, ना सीपी दे रहे हैं ना एसपी दे रहे हैं, और पूछ रहे हैं ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का गेन है या कितने परसेंट का लॉस है। 2 प्रकार से हमने सवाल को समझने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4
बॉल पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, ठीक है, उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो दो प्रकार से मैंने आपको इस सवाल को बताया था। पहला क्या है कि एक दर्जन यानी 12 वॉल पेन बेचे तो 4 वॉल पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया है, 4 वॉल पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर हमको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट देख लो आप, प्रॉफिट किस फॉर्म में, सेलिंग प्राइस के फॉर्म में। बेच रहे हो 12, तो भैया 12 दर्जन वॉल पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्लस गेन। तो कॉस्ट 12 का कितना होगा, 12 इंटू सीपी, प्लस गेन कितना है, 4 इंटू एसपी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्लस लाभ, और लाभ कितना है, 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ है। अब सेलिंग प्राइस को एक तरफ करेंगे तो 12 में से 4 घटेगा तो बचेगा 8 का सेलिंग प्राइस, और बराबर है 12 का कॉस्ट प्राइस। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो सीपी बटे एसपी कितना हो गया, 2/3 के बराबर। इसका मतलब 2 रुपए में कोई सामान खरीद के हम 3 रुपए में बेच देते हैं, मतलब हम कितना बढ़ा लेते हैं, 1 रुपया बढ़ा लेते हैं। तो अगर आप लाभ देखो तो 1 का लाभ है 2 की खरीद पर, 1 का लाभ 2 की खरीद पर, तो लाभ कितना हो गया, 50%। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 50%, है ना। तो पिछले 4 क्वेश्चन किए थे दिमाग में सेट करने के लिए, क्वेश्चन हमारे दिमाग में सेट हो गया, उसी पैटर्न पर इसका आंसर हो गया। अब आप इसको सोचो कि नंबर से इस सवाल को बनाना है, तो आप सेलिंग प्राइस को 1 मान लो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लाभ या हानि जिस फॉर्म में होगा उसको हम 1 मानेंगे। तो अगर हम सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लेते हैं, तो आपने सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 रुपये होगा। तो सामान आपने बेचा कितने में, 12 रुपये में। अच्छा, हानि आपको, लाभ कितना है, एक सेलिंग प्राइस 1 है तो 4 का 4, तो इसका मतलब आपको जो लाभ है वो कितना है, 4 रुपए का लाभ है। समझ गए ना, लाभ कितना होगा, सेलिंग प्राइस 1 है तो लाभ 4 रुपए का होगा, और सेलिंग प्राइस 1 है तो हमारा विक्रय मूल्य 12 रुपए होगा। तो 12 में बेच रहे हैं, 4 रुपए आप कमा रहे हो। अब आपको सोचना है कि 12 में बेच दिया, 12 रुपए हमारे पास आ गए, उसमें 4 रुपए तो हमारा प्रॉफिट है, इसका मतलब बाकी का 8 रुपए हमारा कॉस्ट है। तो यही सामान हमने खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा 8 रुपए में, खरीदा होगा 8 रुपए में। अब आप लाभ भी मालूम है, कॉस्ट भी मालूम है, गेन परसेंट निकाल लीजिए। गेन परसेंट आपका होगा 4 का गेन 8 की खरीद पर, तो 1/2 इंटू 50 यानी कि 50%। आंसर हुआ 50%। अगला क्वेश्चन पैटर्न आपका वही है। एक दुकानदार 40 मीटर धागा बेचता है, 8 मीटर धागे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो सब कुछ मात्रा दी है, खरीदने की, बेचने की, लाभ की, मात्रा के रूप में सवाल है, कहीं भी रुपए के रूप में जानकारी नहीं है। तो 40 मीटर धागा बेचा। अब देखो 40 मीटर धागा बेचा, तो 40 मीटर धागा बेचा तो पैसा कितना मिला होगा, 40 मीटर धागे के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। अच्छा, 8 मीटर धागे के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना है, 8 मीटर धागे के कॉस्ट प्राइस के बराबर, ये प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस गेन। अब गेन कितना है, 8 मीटर का सेलिंग प्राइस गेन है, और कॉस्ट 40 मीटर का कितना होगा, 40 इंटू सीपी, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनाना तो लगभग लगभग आपको आ ही गई। तो 40 की सीपी 8 की सीपी जोड़ेंगे तो 48 की सीपी हुई, बराबर 40 की सेलिंग प्राइस। 8 पंजे 40 और 8 6 48, तो सीपी बटे एसपी बराबर 5/6। 5 का सामान 6 में बेच रहे हो आप, तो आपको गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है, 1 का 5 की खरीद पर। तो आंसर आपका आ गया 20% लाभ, 20% लाभ, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, इस इक्वेशन को बस समझना है,
ये अगर हमको समझ में आ गई तो सवाल फिर चंद सेकंड का रह जाता है। ठीक है, अब आप कहो कि इसको नंबर मान के बनाना है, तो आप सीपी को 1 मान लो, इसमें आप मान लो कॉस्ट प्राइस कितनी है 1। ठीक है, अब कब सीपी को 1 मानना है, कब एसपी को 1 मानना है, उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ लाभ सीपी के फॉर्म में, इसलिए हम सीपी को 1 रुपया मान लेते हैं। अब आप सोचो कि आपने 40 मीटर धागा बेचा है, तो 40 मीटर धागा, अब 1 मीटर धागा 1 रुपए का खरीद रहे हो, तो 40 मीटर धागा जो है कॉस्ट है वो कितनी आएगी, 40 रुपए। ठीक है ना, 40 मीटर धागा ही तो बेच रहे हो, तो 1 मीटर 1 रुपए का खरीदोगे तो 40 मीटर 40 रुपए का खरीदोगे। अच्छा, इस पर हमको लाभ कितना दे रखा है, भाई लाभ है 8 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य तो 1 है, इसका मतलब लाभ कितना होगा, 8 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, कॉस्ट भी पता है, गेन भी पता है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। तो गेन अपॉन सीपी 8/40 इंटू 100, 8 पंजे 40, 5 से कटेगा ये 20%, तो आंसर हुआ 20%। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में पैटर्न में बदलाव कर दिया, बेस हमारा यही है, लेकिन अभी तक के हर प्रश्न में हमको परसेंटेज में आंसर निकालना था कि ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत का गेन या लॉस, लेकिन अगले 2 क्वेश्चन जो हैं सेम यही पैटर्न है, लेकिन आंसर हमको परसेंटेज में नहीं निकालना। ठीक है, देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 16,800 रुपए में 18 कोट बेचे और 3 कोट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। 18 कोट बेच रहा है, वही लैंग्वेज, 18 कोट बेच रहा है और 3 कोट के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। तो जब आप 18 कोट बेचोगे तो इतने में ही बेचोगे, 18 कोट का ये कॉस्ट प्राइस होगा, और आपको लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 3 कोट के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ दिया है। आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी, है ना। 18 कोट बेच रहे हो आप, 18 कोट बेच रहे हो और 3 कोट के कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, है ना। पिछले 5 क्वेश्चन में हमने यही तो किया है। ठीक है, अब यहाँ कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा ये निकालना हो तो आसान है, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, लेकिन इस बार हमको क्या बोल दिया, हमको बोल दिया कोट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी निकालना है हमको, हमको तो सीपी निकालना है। ठीक है, तो देखो 18 का जो एसपी है वो किसके बराबर हो गया, 18 और 3 21 के सीपी के बराबर। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया है, व्यक्ति जो 16,800 रुपए में 18 कोट बेच रहा है, इसका मतलब जो 18 कोट की कीमत है वो किसके बराबर है, 18 कोट की कीमत है 16,800 रुपए के बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 21 से 8 बार कट रहा है तो सीपी हो जाएगा हमारा 800, ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो क्वेश्चन लगभग पिछला ही था, थोड़ा सा बदलाव कर दिया, इस बार 18 कोट की सेलिंग प्राइस हमको 16,800 दे रखी है और 1 कोट का कॉस्ट प्राइस हमको निकालना था, तो आंसर हुआ हमारा 800 रुपए। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया था 2 पैटर्न के सवाल हैं, तो पहले पैटर्न का आखिरी क्वेश्चन हम देते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा, 5 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि, इस बार हानि दे रहे हैं, इस बार हानि दे रहे हैं कितनी, 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि है, और बेच कितनी रहे हम, बेच रहे हैं 17 गेंद, तो भैया 17 गेंद बेचेंगे तो पैसा इतना ही मिलेगा, और हानि है तो 17 की सीपी माइनस लॉस कितनी है, 5 की सीपी ये हमारी लॉस है। ठीक है, तो 17 कोट बेचे, 17 को गेंद बेची, तो ये 17 गेंद की कॉस्ट है और ये उन पर
होने वाली हानि है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक है, अब 17 गेंद हमने कितने में बेची? 720 रुपए में। इसकी कीमत क्या दे रखी है? 720 रुपए। अच्छा, 17 में से 5 जाएगा तो बचेगा 12, तो इसका मतलब 12 6 72, तो जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 60 रुपए। ये हुआ हमारा आंसर, कितना? 60 रुपए। तो आज की क्लास का जो सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है, मैंने आपको उसकी हिंट शुरू में दी थी कि हम दो वस्तुओं को बेचते हैं। मान लीजिए एक पेन है और एक पेंसिल है। पहली बार हमने पेन पेंसिल को बेचा, फिर दोबारा से हमने उसी पेन पेंसिल को बेचा। लेकिन पहली बार जब पेन पेंसिल बेचे तो उन पे होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अलग हैं, और दूसरी बार जब बेच रहे हैं तो उन पर होने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अलग हैं। तो इस पैटर्न पर हैं हमारे अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 5-7 क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर इस पैटर्न के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं। एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। ठीक है, 2 साइकिल 1600 में खरीदी। उसने पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, पहली को 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। दोनों सेलिंग प्राइस के कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या होगा? देखो, पहली सेलिंग प्राइस, पहली साइकिल का कॉस्ट C1 है और दूसरी साइकिल का कॉस्ट है C2, ऐसा मान लो आप। ठीक है, वो कह रहे हैं कि टोटल खरीदा है इसको 1600 रुपए में, तो C1 प्लस C2 हमको दे रखा है 1600 रुपए। ठीक है, जब हमने इसको फर्स्ट टाइम बेचा तो पहली साइकिल पे 10% का हमको फायदा मिलता है और दूसरी साइकिल पर 20% का लाभ हम ले रहे हैं। लेकिन यदि हम पहली साइकिल को, वो कहता है 20% के लाभ पर बेच दें और दूसरी साइकिल को 10% के लाभ पर बेच दें, पलट दिया इन्होंने, तो हमको पहले जितना लाभ हो रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा लाभ होगा। 5 रुपए ज्यादा हमको मिलेंगे और हमें इनकी कॉस्ट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, पैटर्न आप समझ लीजिए, क्योंकि यही पैटर्न हमको आज की क्लास के बाकी सभी क्वेश्चन में मिलने वाला है और इसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव हम करते रहेंगे। बच्चों, पिक्चर क्लियर हुई आपको, है ना? तो 2 साइकिल हमने खरीदी कुल मिला के 1600 में। जब उन दोनों साइकिल को हमने पहली बार बेचा तो पहली पर 10% लाभ लिया और दूसरी पर 20% लाभ हुआ। लेकिन यदि हम पहली पर 20% लाभ ले लें और दूसरी पर 10% ले लें तो हमको पहले से 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब पहले अगर लाभ P रुपए था तो दूसरी बार में लाभ कितना होगा? P + 5। ठीक है, अब यहां से इनको हल करना है। अब देखो, सीधे सीधे विलोपन विधि वाली बात बन रही है, एलिमिनेशन मेथड है, लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो इनको आपको सॉल्व करना है। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, आप क्या करो, अधिक में से कम को घटा दो। P + 5 में से P को घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा? 5। ठीक है, 10% में से 20% घटाओगे तो माइनस का 10%, और 20 में से 10 घटाओगे तो 10% C1 का। 10% कॉमन ले लो तो 10% का मतलब होता है 1/10। हम लिख सकते हैं इसको 1/10। C1 - C2 बराबर 5। तो यहाँ आ गया C1 - C2 बराबर 50। और यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनके कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या होगा। तो इनकी कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना आ रहा है? 50 रुपए। एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी जा रही, अगर पूछी जाती तो इन दोनों को हम सॉल्व करके फिर आंसर निकाल लेते, है ना? तो फिलहाल प्रश्न का आंसर है 50 रुपए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक किताब है और एक पेन है, वो 20,000 रुपए में खरीद रहा है। 20,000 रुपए में 2 सामान खरीद रहा है वो। ठीक है, तो वही पैटर्न मान लेते हैं कि भाई पहली वस्तु और दूसरी वस्तु कुल मिला के 20,000 रुपए की है। अच्छा, 13% लाभ पर किताब, 13% लाभ पर किताब।
और 17% लाभ पर पेन को बेचा। ठीक है, यदि किताब को 17% लाभ पर बेचे और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपए का ज्यादा लाभ होता है। तो पहले पी, तो इस बार पी प्लस 80 रुपए का ज्यादा लाभ होता है। तो उनकी कॉस्ट प्राइस क्या होंगे ये हमको निकालना है। इस बार हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो सेम क्वेश्चन हुआ ना, हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा, 13 में से 17 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और 17 में से 13 जाएगा तो ये भी 4 बचेगा। ठीक है, तो 4% यानी 1/25 को हम कॉमन ले लें तो C1 माइनस C2 बराबर 80, 25 अट्ठे 200, तो C1 माइनस C2 बराबर कितना हो गया? 2000। अब यहां पे दो इक्वेशन हमारे सामने है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो देखो C1 प्लस C2 बराबर 20,000 और C1 माइनस C2 बराबर 2000। अब दो लीनियर इक्वेशन है, आप तेजी से बना सकते हो, है ना, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। मैं आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति में जहां इन दोनों के कोई गुणांक ना हो, एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, कोई कोफिशिएंट ना हो C1 C2 के, और एक इक्वेशन में प्लस हो एक में माइनस, है ना, इसका मतलब जोड़ने पे सीधे सीधे कट जाए, किसी का मल्टीप्लाई हमको ना करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमेशा C1 की जो वैल्यू होती है इनके जोड़ के आधे के बराबर होती है, इनके जोड़ के आधे के बराबर होती है। अब इनका जोड़ कितना आएगा? 22,000। 22,000 का आधा कितना होता है? 11,000। तो C1 की वैल्यू 11,000 हो गई। और C2 जो निकालोगे इनके अंतर के आधा, भाई इनको जोड़ोगे तो अंतर ही तो आएगा, तो इनका अंतर कितना होगा? 20 में से 2 गया तो 18,000। 18,000 बटे 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 9,000। तो इसका मतलब इनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 11,000 और 9,000। तो ये छोटी छोटी चालाकियां हैं, ये आप सीख लेंगे तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। तो C1 निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, और C2 निकालना है तो इनके अंतर का आधा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेबल है और एक किताब है। एक आदमी 12% की हानि पर टेबल को बेच रहा है। ठीक है, 12% की हानि पर बेच रहा है एक टेबल को, हानि है तो माइनस लगा दिया, और 19% लाभ पर बेच रहा है किताब को। 19% के लाभ पर बेच रहा है वो किताब को, बुक को, और 160 रुपए का लाभ कमाता है। लाभ उसको कितना हो रहा है इस बार? 160 रुपए। ठीक है, 30 रुपए की बुक थी, 12% का लॉस है, तो ये लॉस हो गया। 20 रुपए टेबल थी, है ना, 20 रुपए की बुक है, 19% का गेन है, तो 19% ऑफ भी हमारा गेन हो गया। ओवरऑल हमको लाभ हो रहा है कितना? 160 रुपए का। अगला आगे बोलता है कि वो टेबल को बेचे 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर टेबल को बेचे, और 16% की हानि पर वो किताब को बेचे, तो उसको 40 रुपए की हानि होती है। तो उसको 40 रुपए की हानि होती है। तो एक किताब और एक टेबल का मूल्य क्या होगा? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जोड़ दें तो 12 से 12 हट कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 16 गया तो 3%। अच्छा, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120। 3 से कटेगा 4 बार 40, और 100 उधर जाएगा, तो ये कितना हो गया? 4,000। इसका मतलब बुक की कीमत कितनी आ गई? बुक की कीमत आ गई 4,000 रुपए। अब आप बुक की कीमत को किसी भी एक समीकरण में रख के आप टेबल की कीमत भी निकाल सकते हो, सीधा सीधा, जैसा विलोपन विधि में हम सीखते थे। अब आप अगर यहां रखते हैं इसको, तो यहां रख लें अगर इसको, चार हजार बराबर 160, तो देखो क्या होगा, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, और 19 चौक 76, बचेगा कितना? 760 बराबर 160। ठीक है, 160 इधर आएगा तो 600 बचेगा, 12 उधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या बच रहा है? 12% टी किसके बराबर आ रहा है? 600 के बराबर। 12
पंजे 60 50 और 100 उधर गया तो ये हो जाएगा आपका 5000। तो बुक की कीमत है 4000 रुपये और टेबल की कीमत है 5000 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है ना। तो अगर आप देखिए तो ये वही 6th 7th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जहां पर हम एलिमिनेशन मेथड सीखते थे, लीनियर इक्वेशन हल करना सीखते थे। तो वही लीनियर इक्वेशन में प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सवाल बनते हैं जो आप सीख रहे हो, है ना। तो बहुत ही सिंपल हल्के फुल्के सवाल आपके लिए। अगला क्वेश्चन, एक आदमी एक टेबल को 15% के लाभ पर, सब लगभग वही पुराना पैटर्न है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो एक आदमी एक टेबल को 15% के लाभ पर, 15% लाभ पर टेबल को बेचता है और कुर्सी को 12% की हानि पर, 12% की हानि पर चेयर को बेच रहा है वो, और 540 रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 540 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, यदि टेबल को 12% की हानि पर, यदि टेबल को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है तो उसे ना लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी बराबर में क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको बताना है टेबल और कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो, टेबल और कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 15% चेयर का और 12% टेबल का, बराबर है। तो चेयर और टेबल, चेयर बटे टेबल, और 3 से काटेगा तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5। इसका मतलब कॉस्ट का रेशियो आ गया किसका, चेयर और टेबल की कॉस्ट का रेशियो आ गया 4:5। ठीक है, अब इसका मतलब हम अगर कॉस्ट को 4x और टेबल को 5x मान लें और यहां पर टेबल और कॉस्ट की वैल्यू रख दें तो फिर हम यहाँ हल करके x का मान निकाल लेंगे और x का मान आ जाएगा तो कॉस्ट और टेबल की वैल्यू भी हमको मिल जाएगी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो आप ये मान लो कि 4 और अगर 4 को हम 4x मान लें, 4 को हम क्या मान लें 4x, और 5 को मान लें 5x, तो अगर इस इक्वेशन को हल करें तो 15% किसका, टेबल, टेबल कितने की है 5x की। ठीक है, माइनस 12% किसका, चेयर, चेयर 4x की है, बराबर 540। तो 15 5 75%, 12 चौक 48%, 540। 75 में से 48 गया तो 15 में से 8 गया तो 7 और 6 में से 4 गया तो 2, 27%, बराबर 540। 27 दूनी 54, 20 और x का मान कितना आ गया 2000, x का मान कितना आ गया 2000। तो जब x का मान 2000 आ गया आपका तो फिर चेयर की कॉस्ट आ जाएगी 2000 इंटू 4 यानी कि 8000 रुपये, और टेबल की कॉस्ट आ जाएगी 2000 इंटू 5 यानी कि 10,000 रुपये। तो आंसर हुआ चेयर 8000 रुपये की और टेबल 10,000 रुपये की। और क्वेश्चन में हमको पूछा है टेबल और कुर्सी का मूल्य, तो आंसर हो गया 10,000 रुपये और 8,000 रुपये, 10,000 8,000, यानी सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हुआ। तो देखो इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं बुद्धि लगाने के लिए, मैं इन क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपके टाइप कंप्लीट हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप जब कोई क्वेश्चन देखें और आपको ये लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, तो दिमाग में एक नेगेटिव बात ये ना रहे, इसलिए मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन, सरल, मुश्किल, बहुत लॉजिकल, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने उसी क्रम में रखा है। आज का एक्चुअली पूरे आज की क्लास के सारे क्वेश्चन ही बहुत सरल हैं, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते। सरल है तो क्या हुआ, आना तो हमको चाहिए और पहले से हमको क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं और इस पैटर्न के क्वेश्चन रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं। मैथ्स में तो दिख ही जाते हैं, रीजनिंग में भी ये पैटर्न हमको देखने को मिल जाता है बेसिक अप्रोच, वही लीनियर इक्वेशन हल करने का तरीका ही है ना। तो आज के क्वेश्चन हमारे लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है।
तो कहते हैं 8 पेन और 5 किताबों का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 92 रुपए है। 8 पेन, 8 पेन और 5 किताब, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 92 रुपए है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि 5 पेन और 8 किताबों का, 8 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 77 रुपए है। अच्छा, हमको बताना क्या है? हमको बताना है कि 2 किताब और 3 पेन का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा ही बेसिक सवाल है ना। और बेसिक लेवल के जो एग्जाम है, छोटे लेवल के जो एग्जाम है, वहां इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, इसमें आप समझ गए ये दो लीनियर इक्वेशन है और पिछले 4-5 क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन के ही पढ़े। लीनियर इक्वेशन को हल करना सबको आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरी क्लास को देख रहा है वो लीनियर इक्वेशन हल करना जानता है। विलोपन विधि आप सबने पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के हम या तो बी को विलुप्त कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, या पी को कर सकते हैं। तो एक विलुप्त हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू आएगी तो इक्वेशन में रखकर पहले वाली वैल्यू भी आ जाएगी। एक तरीका तो हमारे पास ये है, लेकिन मैं किसी और ढंग से सवालों करने जा रहा हूं। तो इसको किस ढंग से करने वाले, देखो इनका जोड़ 13-13 हो रहा है, 8-8 5-5 है। तो मैं इसको जिस ढंग से करने जा रहा हूं उसको अपन थोड़ा सा बदल देते हैं। सबसे पहले आप इनको अगर जोड़ दें, घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, दोनों तरीके से। तो जोड़ोगे तो 2 और 7 9 और 9 7 16, 169, और ये 13 हुआ और ये भी 13 हुआ। 13 कॉमन ले लो तो P प्लस बी बराबर 169, और 13 से 169 13 बार कट गया तो P प्लस बी की वैल्यू आ गई 13। लेकिन हमको तो 2B और 3P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप रिक्वायरमेंट के, अब यहां पर हमको 2B प्लस 3P की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब हम क्या करें कि कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मान लो पहली वाली इक्वेशन आपने पकड़ ली। या तो अब आप देखो क्या 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 कर सकते हो, संभावनाएं क्या है। P की वैल्यू निकाल के रख दो, यहां से P की वैल्यू निकाल के रख दो, कितनी? 13 माइनस बी, 13 माइनस बी, यहां रख दो P की वैल्यू, और आप इसको सॉल्व करके B का मान निकाल लें। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं। या बहुत ढंगे करने के सवाल को, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से 3P को अलग कर देते हैं। 3P प्लस 5P बच रहा है, 5P प्लस 5B बराबर 92, पहली इक्वेशन। अब देखो अगर इसकी बात करो तो P प्लस बी का मान 13 है, तो 5P प्लस 5B का मान क्या होगा? 13 पंजे 65। कैलकुलेशन को हम जितना इन एयर जा सकें, जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है। हमने 5 कॉमन ले लिया तो P प्लस बी का मान 13, तो P प्लस बी का 5 गुना करोगे तो 13 पंजे 65, 65 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? 3P बराबर 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 6 गया 2, तो P का मान कितना आ गया? यहां से P का मान आ गया 9। P का मान कितना आ गया? 9। और P का मान अगर 9 है तो B का मान कितना होगा? 4। तो B का मान कितना होगा? 4। बच्चों ये बात समझे आप, P का मान 9 और B का मान 4। अच्छा, अब P का मान 9 है तो 9 3 27, और B का मान 4 है तो 4 दूनी 8, तो 8 7 5 3 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 35, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कोई एक ढंग नहीं, तमाम प्रकार से आप कर सकते हो। विलोपन विधि लगा के डायरेक्ट ही बी और पी के मान निकाल के इसमें रख के आंसर निकाल सकते हो। मैंने विलोपन विधि नहीं लगाई क्योंकि ये संख्याएं बड़ी थी और इनको बराबर करने के लिए इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप बिल्कुल वो कर लेना, बहुत अच्छा तरीका है। मैंने जिस ढंग से सवाल किया वो मैंने इनको जोड़ दिया। ये जोड़ना तभी है जब 8 8 5 5 ये वैल्यू यहां पर आ जाए, ये वैल्यू यहां पर आ जाए। ये तरीका जो मैं अपना रहा हूं ये तभी लगाओगे आप जब ये 8 इधर आ जाए 5 इधर आ जाए, अदरवाइज ये तरीका आप नहीं लगाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाते, विलोपन विधि से ही सवाल करते। अब मैंने इनको जोड़ लिया तो 13B 13P
तेरह पी बराबर 169, तो P प्लस बी बराबर 13। अब मैंने कोई भी एक समीकरण को पकड़ लिया, पहली समीकरण ले लिया, 8P में से 3 अलग कर दिए, 5 अलग, तो 3P प्लस 5P, और ये 5P बराबर 1 P प्लस बी 13 है, तो 5P प्लस 5P होगा 13 पंजे 65, तो 3P प्लस 65 बराबर 92, तो P की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। अब P का मान यदि 9 है तो B का मान क्या होना चाहिए, 4, क्योंकि इनका टोटल कितना है 13, तो P की वैल्यू 9, B की वैल्यू 4, और ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आंसर आ गया 35। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, एक आदमी 47,200 रुपए में 3 गाय और 8 बकरी खरीद रहा है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, 3 काऊ और 8 बकरी यानी गॉट खरीद रहा है वो 47,200 में, 47,200 रुपए में। यदि वो 8 काऊ खरीदता और 3 गॉट बकरी खरीदता, है ना, संख्याएं बदल गई हैं, तो उसे 53,000 रुपये अधिक चुकाने पड़ते, तो मुझे 47,200 के से 53,000 रुपये अधिक चुकाने पड़ते, तो एक गाय का कॉस्ट क्या है ये हमको निकालना है। तो लगभग हमारा पिछला ही क्वेश्चन है ना। तो इनको जोड़ते हैं हम, तो कितना हो गया, ये हो गया 11C 11G बराबर, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1,02,00,000, इनका टोटल 1,02,00,000 हुआ, और 47,200 और जोड़ दो, 47,200 और जोड़ दो, तो 0,04741, तो ये हुआ 147400। 11 से भाग देंगे तो C प्लस जी का मान होगा 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, 11 चौक 44, 13,400। C प्लस जी का मान हुआ 13,400। अब हमें काऊ की वैल्यू निकालना है, काऊ की वैल्यू हमको निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं हम। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 3C प्लस 5C प्लस 3C, 5 कर दें, सॉरी 5 है ना, 5C प्लस 3C प्लस 3G बराबर, ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा था 1,00,200। ठीक है, अब देखिए C प्लस जी है 13,400, तो इसका 3 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0,0 3 चौक 12, 1 3 त्रिका 9 और 1 10, 1 3 एकम 3 और 1 4, तो 5C प्लस 40,200 बराबर 1,02,000। 1,02,000 में से 40,200 जाएगा तो बचेगा 60,000, तो 5C बराबर 60,000, तो C की वैल्यू आ गई 12,000, C की वैल्यू आ गई 12,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में काऊ की जो वैल्यू है वो होगी 12,000। तो सेम हमारा पिछला क्वेश्चन था, है ना। तो आज की क्लास में हमने 2 प्रकार के प्रश्न किए। पहला टाइप जो था उसमें ना तो हमको सीपी पता था, ना हमको एसपी पता था, और हमें ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का गेन या लॉस है ये निकालना था। और दूसरा जो पैटर्न हमने पकड़ा वो एक रेखीय तरीके के सवाल थे, लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे, और इनको या तो हम विलोपन विधि से बना सकते थे या जैसे मैंने आपको बताया उस पैटर्न पे बना सकते थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज की क्लास के, लेकिन महत्वपूर्ण थे। एग्जाम में इस क्वेश्चन पैटर्न के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।